हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। दिस इज़ डेली न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन एक डिटेल एंड कम्प्रिहेंसिव वे में। माय नेम इज़ रूपक। यहाँ पे हम बात करेंगे जनवरी 10th to 12th 2022 में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं अभी तक, इनका हाईलाइट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे वाया माई ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार, या फिर आप जुड़ सकते हो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए @सर रूपक। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डेडिकेटेड पीडीएफ नोट्स फॉर ऑल माई वीडियो लेक्चर्स। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण जो आप अवेल कर सकते हो बाय डायरेक्टली विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationis.org में। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ वाया आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर आवर फाउंडेशन कोर्स जो आपको मिल जाते हैं बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड इन ऑल आर एक्टिव सेंटर्स एट न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, रांची एंड ईटानगर में। इंस्पिरेशन आईएएस प्रोवाइड करता है आपको अलॉन्ग विद द फाउंडेशन कोर्स सैटेलाइट कोर्सेज एंड ऑप्शनल पेपर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, जोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। डिटेल जानने के लिए आप कर सकते हो दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट। ना जो सबसे पहला यहाँ पे हम न्यूज़ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा एक सवाल। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट जो है ये कौन से संस्था द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी या फिर एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो के दौरान इसका आंसर आपको वैसे मिल जाएगा। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, बट आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कमेंट सेक्शन में। नाउ सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ हम बात करने वाले हैं, आरबीआई ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक नया फिनटेक डिपार्टमेंट, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो फिनटेक को रेगुलेट करने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, आरबीआई का एक नया सा डिपार्टमेंट सेट किया गया है, फिनटेक डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है क्या है, एंड एक नया सा डिपार्टमेंट इसमें क्यों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिनटेक के बारे में बता देता हूँ। ये वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज विच मेक्स फ्लोलेस फाइनेंशियल सिस्टम, एफिशिएंट बनाता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को। एंड अलग अलग इनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, इनका जो काम करने का तरीका होता है फॉर दी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बेटर कस्टमर सर्विस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनके बारे में इनको लेकर डील करते हैं हमारा फिनटेक डिपार्टमेंट। ये एक इंडस्ट्री है जो फाइनेंशियल सिस्टम को फ्लोलेस बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड बनाता है। कभी कभी इनको कहा जाता है डबल एजेड स्वॉर्ड्स। अब डबल एजेड स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है? देखिए कुछ इनके बेनिफिट्स है, कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। बेनिफिट्स जैसे कि आपको मैंने बताया है कि फाइनेंशियल सिस्टम को फ्लोलेस बनाना, एफिशिएंट बनाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करना, ये हो जाते हैं इनके बेनिफिट्स। लेकिन कई बार इनको लेकर कुछ कंसर्न जताए जाते हैं। जैसे प्राइवेसी के बारे में एक इशू आता है, प्राइवेसी ब्रीचेस के बारे में, देन साइबर सिक्योरिटी रिस्क रहता है, डिजिटल जो लिटरेसी है वो एक हिंड्रेंस रहता है फिनटेक डिपार्टमेंट के लिए। जो अनकनेक्टेड कस्टमर्स है, जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं है, उन एरियाज़ के लिए ये बन जाता है एक हार्डल फाइनेंशियल सिस्टम को मोर इंक्लूसिव बनाने में। तो इसी के चलते जो ड्रॉबैक्स है, जो आप कह सकते हो जो इनके कौन से, इसको एड्रेस करते हुए आरबीआई ने सेट किया है एक डेडिकेटेड फिनटेक डिपार्टमेंट। अब देखिए इससे पहले क्या होता है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले जो सिस्टम था, इसको डील कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, डीपीएसएस जो है आरबीआई के अंडर में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट था जो इसको लेके काम कर रहा था। हालांकि इसमें और भी फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। सो जो फिनटेक इसको पर्टिकुलरली रेगुलेट करने के लिए, टू प्रमोट इनोवेशन इन दिस सेक्टर एंड टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस रिलेटेड विथ फिनटेक डिपार्टमेंट विथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इसके जो कंसर्न है इसको एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने अभी लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड फिनटेक डिपार्टमेंट। सो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इस डिपार्टमेंट को किया गया है सेटअप। सो ये है इस न्यूज़ का टोटल जो डिटेल एनालिसिस है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया चांग-E 5 लूनर प्रोब। अब ये क्या है? देखिए लूनर प्रोब से आप समझ रहे होंगे कि ये जो है बेसिकली मून को लेकर डील करता है। अब द हिंदू का यहाँ पे आर्टिकल आप इसको देख सकते हो, चाइनाज चांग-E लूनर 5 प्रोब फाइंड्स फर्स्ट ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मून सरफेस।
तो देखिए मून में जो पानी की मौजूदगी है इसके बारे में पहले भी इसरो की तरफ से, नासा की तरफ से डेफिनेटली कई सारे एविडेंसेस हमको मिले हैं, इससे पहले भी हमने इस पे बात किया है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऑन साइट जो एविडेंस है लूनर सरफेस में पानी का, उसको सबसे पहले अभी रिसेंटली चाइना का जो लूनर प्रोब है चांग-ई 5 लूनर प्रोब, इसके द्वारा किया गया है एस्टेब्लिश। अब इस मिशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो मिशन है ये बेसिकली एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन है एंड इसको लॉन्च किया गया था 2020 नवंबर के दौरान एंड 2020 दिसंबर के एंड तक इसको जो लूनर प्रोब है इसने रिटर्न किया अर्थ में। बेसिकली सैंपल रिट्रीवल एक मिशन था यहाँ पे एंड बेसिकली करना ये था कि लूनर सरफेस में जाना था। यहाँ पे आप देख सकते हो लूनर सरफेस में आपका जो लूनर प्रोब है ये जाएगा, लैंड करेगा एंड लैंड करने के बाद यहाँ पे 2 मीटर तक का ड्रिलिंग करके सैंपल को कलेक्ट करके अर्थ में वापस इसको रिटर्न आना था। सो ये जो कोर्स है टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे अर्थ से ये लैंड लॉन्च होगा एंड देन लॉन्च हुआ था इनफैक्ट एंड ये जाके रिवॉल्व करता है लूनर ऑर्बिट में, लैंड करता है वहाँ पे एंड सैंपल लेके बाय दिसंबर 2020 ये वापस अर्थ में रिटर्न करता है सक्सेसफुली। नाउ ये फर्स्ट टाइम हुआ जब किसी भी कंट्री ने ऑन साइट जो सैंपल था उसको स्टडी करके बताया है कि जो लूनर सरफेस है यहाँ पे आपको पानी मिलते हैं, पानी मिलने के जो चांसेस है इसको एस्टेब्लिश किया गया सबसे पहले। नाउ जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है ये पहला ऐसा मिशन नहीं है जिसमें लूनर सरफेस सैंपल्स को आप कलेक्ट कर रहे हो। इससे पहले भी यूएसए एंड यूएसएसआर द्वारा जो आपका सोवियत यूनियन था उनके द्वारा सैंपल रिटर्न का ऐसा मिशन ऑलरेडी किया गया था। नासा का जो अपोलो प्रोग्राम था एंड सोवियत यूनियन का जो लूना मिशन था, इन्होंने भी पहले सैंपल रिटर्न ऐसा मिशन एकम्प्लिश किए थे। तो चाइना का जो चांग-ई 5 लूनर प्रोब है ये बन जाता है थर्ड ऐसा मिशन जो कि सक्सेसफुली लूनर सैंपल को कलेक्ट करके, सैंपल रिट्रीवल मिशन जिसे आप कहते हो, कलेक्ट करके वापस अर्थ में रिटर्न होता है। अब जैसा कि आप देख लो जो मिशंस होते हैं ना इनको आप बेसिकली, एक तो होता है सैंपल रिट्रीवल मिशन, आप जाते हो लूनर सरफेस में लैंड करते हो, लैंड करने के बाद यहाँ से सैंपल लेके वापस आते हो, ये हो जाता है रिट्रीवल मिशन। कुछ मिशन ऐसे होते हैं कि कोई एक प्रोब जाएगा, प्रोब जाकर लूनर सरफेस में लैंड करेगा, यहीं पे स्टडी करेगा जो लूनर सरफेस है। तो ये एक तरह के लूनर मिशन होते हैं। एक और होता है आपका ऑर्बिटल मिशन, इसको वैसे सेकंड टाइप जो इसको लैंडर मिशन के कैटेगरी में रखा जाता है। एक और जो मिशन होता है जो बहुत ही प्रिलिमिनरी सा होता है, जो लूनर ऑर्बिट है इसको रिवॉल्व करते हुए पिक्चर्स लिया जाता है एंड उसी में जो ऑर्बिटल स्टेज है उसी में स्टडी कंडक्ट किया जाता है। सो ऑर्बिटल प्रोग्राम उसको कहा जाता है। अब जैसे कि अपना चंद्रयान 1 था, ये एक ऑर्बिटल मिशन था। यहाँ पे बस लूनर ऑर्बिट को जो मून है ऑर्बिट में हमें रहना था एंड रहकर स्टडी करना था। ना यहाँ पे एग्जैक्टली मिशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मिशन रहा ये एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था। तो मतलब इसमें हमने किसी एस्ट्रोनॉट को भेजा नहीं लूनर सरफेस में, कोई जाकर लैंड करेंगे, स्टडी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक लूनर प्रोब था, चांग ए लूनर प्रोब था। अब इसको हमने लैंड कराया मून पे, चाइना ने लैंड कराया मून पे एंड वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके करीब 2 मीटर का ड्रिलिंग किया, सैंपल कलेक्ट किया, कलेक्ट करके ये वापस अर्थ में रिटर्न करता है। चांग-ई 5 जो मिशन है, जो चांग-ई है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये चाइनीज़ गॉडेस जो मून के गॉडेस माने जाते हैं उनके नाम से रखा गया था ये पर्टिकुलर मिशन। मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का कि ये जो मून है, जो चंद्रमा है, फार साइड में जाके ये लैंड करेंगे एंड वहाँ पे लैंड करने के बाद ये अपने स्टडी को कंडक्ट करेंगे, जो टास्क है ये अपना फुलफिल करेंगे। अब फार साइड क्यों कह रहे थे कि आपको पता है जो मून है ये टाइडल लॉक होता है, इसका एक साइड होता है जो आप फेस करते हो, आप अर्थ से देख सकते हो, जो दूसरा ऑपोजिट साइड है ये हमेशा बिहाइंड आपका विजुअल रेंज रहता है। सो उसको हम कहते हैं फार साइड ऑफ द मून। नाउ एग्जैक्टली कहाँ पे अपना जो प्रोब है ये लैंड किया था, तो एक बहुत ही बड़ा सा एक आप कह सकते हो इसको क्रेटर वहाँ पे मौजूद है। एक बेसिकली इसको एक मैसिव एक लावा प्लेन वहाँ पे बना हुआ है जिसको ओशियनस प्रोसिलेरम कहा जाता है, यानी कि ओशन ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता है। माना जाता है कि जो इसका ओरिजिन है वो वॉल्केनिज्म के वजह से हुआ था। तो बेसिकली इससे हमें पता चलेगा कि जो मून है वो कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ रहते थे एंड जो डेसिपेशन हुआ मैग्नेटिक पोल का लो मून पर,
उसके बारे में हम जान पाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ से जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे वो करीब 1.2 बिलियन ईयर ओल्ड पुराना सैंपल यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे, जो वॉल्केनिज्म से ओरिजिनेट हुआ था। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि हम हम यहाँ से जान पाएंगे कि जो मून है वहाँ पर जो सॉइल फॉर्मेशन हुआ है, लूनर सॉइल फॉर्मेशन हुआ है या जेनेसिस जो आप कहते हो, वो बेसिकली किस तरह से हुआ था। सो ये था मेन ऑब्जेक्टिव इस मिशन का। अब ऑलरेडी ये मिशन एकम्प्लिश हो चुका है ना, और बाय द लैब स्टडी जो सैंपल हमने यहाँ से कलेक्ट किया था उसको स्टडी करके हमने पता लगाया कि यहाँ पे जो सैंपल था वहाँ पे हमें ट्रेसेस ऑफ वाटर मिले हैं। तो यही था फर्स्ट ऑन साइट जो वाटर प्रेजेंस है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था इस मिशन के द्वारा। नाउ इससे पहले भी देखिए चाइना ने कई बार लूनर मिशन कंडक्ट किए। फर्स्ट टाइम लूनर सॉइल भी लैंड किए थे 2013 में। जनवरी 2019 में चांग ई 4 प्रोब जो है ये पहली बार जो फार साइड है मून का वहाँ पर जाके लैंड करते हैं एंड फर्स्ट नेशन बनते हैं जो फार साइड में जाकर लैंड करते हैं। मैं कह रहा हूँ ऑर्बिट नहीं, लैंड करते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है, चाइना जो है, चाइनीज स्पेस एजेंसी है, पहला ऐसा नेशन बना, पहला ऐसा एजेंसी बना जो फार साइड ऑफ लूनर सरफेस में जाकर लैंड करते हैं। अब देखिए आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि जो नासा है इन्होंने पहले लैंड किया था, ओके फाइन, बट जो फार साइड है वहाँ पर जाकर लैंड करने वाले पहले स्पेस एजेंसी या फिर आप कह सकते हो पहला नेशन बना चाइना। अब जो चाइना का चांग ई है, देयर आर अ सीरीज ऑफ ऐसे लॉन्च प्रोब है एंड चांग ई 5 जो है ये आपका लेटेस्ट लूनर प्रोब था जो मून पर जाके स्टडी कंडक्ट किए एंड दिस इज बाय चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, आर्टेमिस मिशन जो है ये इनमें से कौन से मिशन के साथ रिलेटेड है? ये एक सोलर मिशन है, लूनर मिशन है, एस्ट्रॉयड सैंपल ब्रिंगिंग मिशन है, या फिर ये मिशन डील करता है जुपिटर के साथ? आप मुझे इसका आंसर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम बात करेंगे वीर बाल दिवस, इसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। प्राइम मिनिस्टर जी ने डिक्लेयर किया था कि जो 26 दिसंबर का तारीख है उसको हम वीर बाल दिवस के हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे। मैं बताऊंगा आपको वीर बाल दिवस क्या है एंड क्यों इसको कोमेमोरेट किया जाएगा, क्यों इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, एज अ ऑब्जर्वेशन डे हम इसको मानेंगे 26 दिसंबर को। एंड बेसिकली इसका जो मेन आप कह सकते हो हिस्ट्री रहा है वीर बाल दिवस को लेकर, या फिर क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। अब देखिए बेसिकली जो न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि 26 दिसंबर को जो है हम वीर बाल दिवस के हिसाब से हम सेलिब्रेट करेंगे टू कॉमेमोरेट गुरु गोविंद सिंह जी एंड उनके जो जो सुपुत्र थे साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, उनको कोमेमोरेट करते हैं, उनके मेमोरी में हम इस पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट करेंगे या फिर ऑब्जर्व करेंगे एज वीर बाल दिवस। ना इसको लेके थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी था, जो सिरोमोनी गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी है इनके द्वारा कुछ ऑब्जेक्शन भी था। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा बेसिकली ऑब्जेक्ट क्यों कर रही है, क्या आपत्ति जता रहे हैं। वैसे तो अच्छी बात है कि आप एक पर्टिकुलर डे को आप डेडिकेट कर रहे हो उनके लिए, आप उनको कोमेमोरेट करने के लिए, तो इसमें ऑब्जेक्शन कहाँ पे है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर के दौरान। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गुरु गोविंद सिंह से थे एंड चार साहिबजादे जो इनके बारे में हम बात करते हैं, ये बेसिकली थे कौन? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10th सिख गुरु थे एंड ये बेसिकली जब 9 साल के उम्र में ये सिख गुरु बने थे। एंड जो इनसे पहले जो हमारे 9th सिख गुरु रहे गुरु तेग बहादुर सिंह इनको फॉलो करते हुए इनका जो नेक्स्ट जो प्रोग्रेसर रहे और 10th सिख गुरु के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह जी तब सिख गुरु बने थे। ना इन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने टर्बन जो आप पगड़ी जिसको आप पग जो है इनका इंट्रोड्यूस किया था इन सिखिज्म एंड खालसा प्रिंसिपल को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था। ही वॉज ए फाउंडर ऑफ द खालसा प्रिंसिपल। नाउ ही नेम्ड आफ्टर हिज डेथ, एक्चुअली जो 11th सिख गुरु होंगे इनको फॉलो करते हुए जो गुरु ग्रंथ साहिब है जो इनका रिलीजियस टेक्स्ट है खालसा एंड सिखिज्म में सिख जो होते हैं उनका, तो इन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब को आप मेरे बाद आप अगला सिख गुरु मानेंगे। ना
गुरु गोविंद सिंह जो है बेसिकली ये देखिए एक डेडिकेटेड फॉलोअर थे, प्रीचर थे सिखिज्म का, एंड ही वाज बेसिकली असासिन बाय द मुगल फोर्सेस इन 1708 के दौरान, मुगल फोर्सेस के द्वारा इनका ये शहीद होते हैं ना। इनके चार सुपुत्र थे, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जौहर सिंह, देन साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह जी। तो ये इनके चार सुपुत्र थे, एंड ये चारों जो थे जब ये माइनर थे बेसिकली, बिफोर द एज ऑफ इवन 19 इनको मुगल फोर्सेस के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था, असासिन किया गया था। नाउ इनका जो दो सुपुत्र थे साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, इनका जब एज 9 साल एंड 6 साल था रेस्पेक्टिवली, तो मुगल फोर्सेस इनको कैप्चर करते हैं औरंगजेब के कहने पर, एंड देन उन पे सफोकेट करके बेसिकली ईंट का एक दीवार बना के उसके अंदर इनको डाल दिया जाता है। इनको सफोकेट करके मारने की एक अटेम्प्ट करते हैं औरंगजेब एंड उनके फोर्सेस, बेसिकली मुगल फोर्सेस। क्यों? ये चाहते थे कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इन्होंने भी साहसता दिखाते हुए कन्वर्ट ना होकर इन्होंने भी अपना जो फेट है उसको एक्सेप्ट किया था। तो बेसिकली इसी का जो इनका वेलर था, जो इनका करेज था, इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को फोकस करते हुए 26 दिसंबर के दिन को हम अभी वीर बाल दिवस के हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या था, देखिए ऑब्जेक्शन यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल जो है ये कहते हैं कि द नेम ऑफ द डे शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC जो है, टू डू जस्टिस विद द हिस्ट्री बिहाइंड दिस अनपैरेलल सेक्रीफाइस इन सिखिज्म। अब शिरोमणि अकाली दल जो है ये कहते हैं कि आप जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है इनको कंसल्ट कीजिए, आप अगर जो नाम रख रहे हो उससे पहले आप इनको कंसल्ट कीजिए। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या आ रहा है, ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि वी आर, जैसे कि ये आप देख सकते हो, आई स्ट्रांगली अपोज नेमिंग शहीदी दिवस ऑफ साहिबजादा वीर बाल दिवस। अब यहाँ पे क्या है कि ये कह रहे हैं, जो ये बाल दिवस यूज़ कर रहे हैं ना वर्ड, ये ऐसा होता है कि आप किसी बच्चे के नाम पे आप इसको कोमेमोरेट कर रहे हो, जो कि एग्जैक्टली ये मानते नहीं। ये कहते हैं कि नहीं, देखिए इनका जो करेज था, जो वेलर था, ये आप इसको आप किसी बाल दिवस के हिसाब से आप इसको टर्म नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इसी को लेकर इसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि नहीं, इस नाम को आप चेंज कीजिए, एंड बेसिकली आप जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है इनके साथ कंसल्ट कीजिए। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, गुरु जो आपका गोविंद सिंह जी है एंड उनके जो चार सुपुत्र थे, इनका जो लेगेसी रहा है इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसको आप जान सकते हो इस लेक्चर के द्वारा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है आपके लिए, देखिए 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था राधा पुडुचेरी में यहाँ पे, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच रहा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में इन्होंने बात किया। एंड बेसिकली जो आपको पता होगा, यूथ फेस्टिवल जो है हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी, टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, जो एक यूथ आइकॉन के हिसाब से इनको माना जाता है हमारे यहाँ पर। तो इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको फॉलो करते हुए जनवरी 12 को सेलिब्रेट किया गया 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल, एंड इट वाज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन एसोसिएशन विद वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि देखिए हर साल अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के मदद से, एंड जो यूथ फेस्टिवल इसको कंडक्ट किया जाता है बिटवीन जनवरी 12 टू जनवरी 16 के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो 25th एडिशन रहा इसका नेशनल यूथ फेस्टिवल का, ये अभी सेलिब्रेट किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था, आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज किया गया था पुडुचेरी गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ इसी के दौरान एक समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया जो आपका नेशनल यूथ समिट था, एंड इसमें बेसिकली 4 थीम पर फोकस किया गया, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेड ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट थीम रहा, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इंडिजिनस एंड एंशियंट विजडम एंड नेशनल कैरेक्टर, नेशन बिल्डिंग एंड होम ग्रोन। अब यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कुछ बेसिक मुद्दों पर यहाँ पे फोकस किया गया, जो मेजर थीम्स रखा गया इस यूथ समिट के दौरान। क्लाइमेट चेंज मतलब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, देन आपका इंडिजिनस जो एंशियंट नॉलेज है इसके ऊपर, एंड अगेन आत्मनिर्भर भारत का एक एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, होम ग्रोन जो है। तो जो आत्मनिर्भर भारत का एक इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट आप कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट आप इसको कह सकते हो। तो इन 4 बेसिक थीम्स पर फोकस किया गया इस समिट के दौरान।
ना, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है यूथ के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए अपना जो डेमोग्राफी है ये बेसिकली है क्या, कॉम्पोजिशन क्या है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है यहाँ से लिया गया ये एक डेटा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता है कि इंडिया में जो मेजर पॉपुलेशन है ये आपका इस एज ग्रुप में मिल जाएंगे करीब। करंट स्टेज में मैं अगर कहूँ तो आप ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है आपको ये करीब 10 to 15 ईयर्स से लेकर अराउंड 25 to 30 ईयर्स के बीच में आपको मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो कि यूथ कैटेगरी में आप इनको डाल सकते हो, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन की कैटेगरी में डाल सकते हो। यहाँ पे आप कह सकते हो ये ज़्यादा पाए जाते हैं, इस एज ग्रुप में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अब इनका एस्टिमेशन है कि बाय 2036 अपना जो डेमोग्राफी है यहाँ पे आपको अगेन जो 25 से लेकर करीब 60 ईयर्स के बीच वाले एज ग्रुप है ये पॉपुलेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में जो हम बात करते हैं, जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है या फिर जो एज स्ट्रक्चर है इंडिया का, ये ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड है। तो डेफिनेटली जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हम लेंगे, जो भी आपका एजेंडा रहेगा अगले कुछ सालों में या फिर अगले कुछ डिकेड्स में आप कह सकते हो, तो ये बेसिकली इट हैज़ टू बी लेड बाय द यूथ ऑफ द कंट्री। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ मंत्र कुछ यहाँ पे दिए है कि कम्पीट एंड कॉन्कर, एक इनका मंत्र था। एंड देन इन्होंने और कहा कि इंडिया का जो डेमोग्राफी एंड जो डेमोक्रेसी है ये दो इम्पॉर्टेंट पावर है इंडिया के लिए, एंड इसको आज की तारीख पर पूरी दुनिया जो है वो सराहना कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं। एंड ये और भी कहते हैं कि द यूथ ऑफ इंडिया कैरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज अलॉन्ग विथ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, इंडिया कंसिडर्ड इट्स यूथ एज डेवलपमेंट ड्राइवर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट ये कहते हैं कि जो अपना डेवलपमेंट होगा ये यूथ के द्वारा लीड किया जाएगा। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये कुछ मंत्र यहाँ पर लेकर आते हैं। अब इसी के चलते कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया में रिसेंटली स्टेप्स रहे, जैसे आपका इनोवेशन, स्टार्टअप्स को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो हमारे करंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड भी है, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है कि जो डेवलपमेंट है अभी ये हमारे डेमोग्राफी से ही होने वाला है, जो यूथ पॉपुलेशन है इनके द्वारा ही होने वाला है। नाउ इसी प्रोग्राम के दौरान इन्होंने एक ओपन एयर थिएटर भी लॉन्च किया था इन एसोसिएशन विथ एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो बेसिकली जो एजुकेशन बेस्ड एक प्लेटफॉर्म इन्होंने एक लॉन्च किया, एक ओपन एयर एक थिएटर, एक ऑडिटोरियम बनाया गया यहाँ पे, ये स्टार्ट कर रहे हैं पुडुचेरी में। एंड इन्होंने इसको इनोग्रेट किया वाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा देखिए, इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। जो यूथ है अप टू 1000 पर्सन यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं, एंड यहाँ पे इनको एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग दी स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज के बारे में। यहाँ पे इनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। एक टेक्नोलॉजी सेंटर के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया है, इनोग्रेट किया गया है इस इवेंट के दौरान। सो ये रहे थे आपके मेजर हाइलाइट्स इस प्रोग्राम के दौरान, इस एड्रेस के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर ने किए थे। ना जो अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉइन फीचर किया गया जहाँ पे एक ब्लैक वुमेन, आप देख सकते हो यहाँ पर इनको फीचर किया गया एक कॉइन के ज़रिए। अब ये क्या है बेसिकली, बहुत ही देखिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, एक न्यूज़ बन जाता है, क्योंकि आज की तारीख में कलर एंड जेंडर इन सब को लेकर जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है। आपने रिसेंटली ब्लैक लाइव्स मैटर का जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, हैशटैग मी टू इनिशिएटिव स्टार्ट हुए थे। तो इन सब के दौरान आपने देखा है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको टारगेट किया गया, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायसनेस है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से, तो इनको टारगेट करते हुए कई सारे इनिशिएटिव्स रिसेंटली, कई सारे ऐसे ऐसे स्लोगन्स रिसेंटली आए थे, कई सारे ऐसे स्टेप्स रिसेंटली लिए गए थे सिटीजन के द्वारा। तो इसके वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है ये आज का जो आपका जो ये न्यूज़ है, ये जो आपका स्टेप है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ किसी एक ब्लैक वुमेन को, यहाँ पे आपको रेशियल साइड भी मिल जाएगा एंड जेंडर साइड भी मिल जाएगा, तो एक ब्लैक वुमेन को फीचर किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। जो एक उनका जो मिंट डिपार्टमेंट है वो एक कॉइन को लॉन्च करते हैं, एंड इसमें ये एक ब्लैक वुमेन को फीचर करते हैं। अब क्या ये जो स्टेप है ये सडनली हुआ है, या ब्लैक लाइव्स मैटर जो रेशियल एक स्लोगन चल रहा है इसके चलते लॉन्च किया गया? तो ये ऐसी बात नहीं है। ये प्रोग्राम काफ़ी सालों से चल रहा था, एंड इनफैक्ट जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट, उनके टाइम से ये बात
चल रहा था। एंड नाउ हाल ही में यूएस ने ये स्टेप लिया है, एक काफ़ी हिस्टोरिक एक स्टेप लिया है इन्होंने। एक पहला अपना जो स्टे लॉट ऑफ कॉइन जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जहाँ पर इन्होंने ब्लैक वुमेन माया एंजेलियो, तो इनको इन्होंने फीचर करते हुए एक डेडिकेटेड कॉइन्स इन्होंने मिंट करवाया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान डिटेल में। ना जो ये स्टेप लिया गया है, जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, इसको लॉन्च किया गया है अंडर अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम के अंडर में। अब यहाँ पे बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है, देखिए जो टारगेट है कि ऐसे हम 20 कॉइन्स मिंट करेंगे ऑनरिंग द हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ अमेरिकन वुमेन, जो कि पायनियर रहे इन वुमेन्स सफरेज या फिर सिविल राइट में इनका कंट्रीब्यूशन रहा, इनका आप कह सकते हो योगदान रहा। देन आप कह सकते हो जो ह्यूमैनिटीज़ में इन्होंने काम किया है, साइंस एंड आर्ट्स में इन्होंने काम किया है। तो इन सारे जो बैकग्राउंड से जो है, जो इनमें योगदान रहा है इनका, ऐसे वुमेन को आप सिलेक्ट करेंगे एंड इनको फीचर किया जाएगा। ऐसे टोटल 20 कॉइन्स के अंतर्गत इनको फीचर किया जाएगा। अब ये देखिए जो पहला इसके अंडर में जो पहला सेट ऑफ कॉइन है, इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर जो माया एंजेलो है, ये रहे, ये इनको लॉन्च किया गया है, इनको इनको फीचर किया गया है पहले सेट ऑफ कॉइन्स के अंतर्गत। नाउ ये जो कॉइन है, देखिए इसको लॉन्च किया है, इसको मिंट किया गया है बाय दी यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिंट डिपार्टमेंट है। अब जो मिंट डिपार्टमेंट है, यूएस मिंट डिपार्टमेंट, ये बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम होता है कॉइन प्रोड्यूस करना यूएसए के लिए। एंड इसको बेसिकली बनाया गया था 1792 में के दौरान इसको बनाया गया था। अब देखिए ये जो है ना, ये पेपर करेंसी नहीं बनाते हैं, पेपर मनी नहीं बनाते, इनका काम होता है कॉइन्स को मिंट करना। अब इनके जो ऑफिसेस होंगे, आपको 4 ऐसे मिंट डिपार्टमेंट मिल जाएंगे जो आपको मिलते हैं डेनवर, फिलाडेल्फिया, वेस्ट पॉइंट एंड सैन फ्रांसिस्को। इन 4 अलग अलग लोकेशंस में आपको मिल जाते हैं ये यूएस के जो मिंट डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हो इन्होंने भी अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत ये अलग अलग वुमेन को सिलेक्ट करते हैं एंड इनको मिंट किया जाएगा इस प्रोग्राम के द्वारा। अब पहला जो सेट है, ये आपका 2022 के दौरान पहला सेट, यहाँ पे पहला क्वार्टर यहाँ पे लॉन्च किया गया, मिंट किया गया। एंड इसमें इन्होंने एक अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के एक ब्लैक लेडी जो है माया एंजेलो, इनके बारे में वैसे आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन थे, क्या इनका योगदान रहा है। काफ़ी इनका सिग्निफिकेंट फिगर है ये इन द हिस्ट्री ऑफ, आप कह सकते हो जो विमेन है, कई चुनिंदे ऐसे गिने चुने वुमेन में से आते हैं जिनका एक बहुत ही ऑनररी इनका बैकग्राउंड रहा है। एंड इनका जो स्टोरी है ना, सक्सेस स्टोरी जो आप कह सकते हो, ये अपने आप में काफ़ी इंस्पायरिंग है आज की तारीख में बहुत सारे वुमेन्स के लिए। तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम माया एंजेलो, इस प्रोग्राम के अंतर्गत विलियम मैनकिलर एंड सैली राइड जो है, इनको लॉन्च किया, इनको मिंट फीचर किया जाएगा ऐसे मिंटिंग के दौरान। ऐसे कॉइन्स में इनको भी मिंट फीचर किया जाएगा। जो सैली राइड है, इनके बारे में मैं बताता हूँ। ये पहले वुमेन थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले वुमेन थे जो स्पेस में ट्रैवल किए थे। डेफिनेटली इनके बारे में आपने सुना होगा, फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल इन टू स्पेस। नाउ विल्मा जो थे, ये आपके फर्स्ट प्रिंसिपल चीफ थे ऑफ द शिरोकी नेशन, जो है, जो कि लार्जेस्ट शिरोकी ट्राइब है यूनाइटेड स्टेट्स में। इनका एक चीफ प्रिंसिपल रहे हैं विल्मा जो थे। अब विल्मा मैनकिलर जो थे, अब इनको भी फीचर किया जाएगा इस कॉइन मिंटिंग के द्वारा। अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माया एंजेलो थे, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कौन थे। ये देखिए आपका अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के एक लेडी थे जिनका बर्थ हुआ था सेंट लुइस मिसौरी में। एंड 1928 में इनका बर्थ हुआ था, इनका डेथ हुआ था 2014 मई 28 को इनका डेथ हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये है अपना जो माया एंजेलो जी है। अब इनका जो बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। जब ये बचपन में, इनके बचपन में ही इनका अंकल के द्वारा इनका रेप हुआ था। फिर उस दौरान ये काफ़ी साइलेंट हो चुके थे, घुलना मिलना होता नहीं था लोगों के साथ। तो वहाँ से इन्होंने लिखने का जो अपना जर्नी है वो स्टार्ट किया था।
एंड बेसिकली शी वॉज नोन फॉर सिंगिंग, सो शी वॉज अ सिंगर, डांसर, एक्ट्रेस भी रहे हैं, कंपोजर रहे हैं। हॉलीवुड में जो फर्स्ट फीमेल ब्लैक डायरेक्टर थे ये थे माया एंजेलो, एंड शी बिकेम प्ले राइटर लेटर ऑन, एंड देन पोएट, देन सिविल राइट एक्टिविस्ट। सो कई सारे योगदान रहा है इनका अपने लाइफ साइकिल के, अपने लाइफ स्पैन के दौरान। अब इनका जो है ना मोर देन 30 ऐसे ऑनररी डिग्री इन्होंने अचीव किए हुए थे। 2010 में प्रेसिडेंट ओबामा ने इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा था। 2013 में शी हैड वॉन लिटरेरियन अवार्ड। सो काफ़ी इनका जो हिस्ट्री का, इनका जो बैकग्राउंड रहा है, इनका जो लाइफ रहा है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है कई सारे ऐसे वुमेन के लिए। एंड इसी के चलते इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसी को मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट क्वार्टर जो मिंट किया गया इस प्रोग्राम के दौरान, जो आपका अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम है, इसके प्रोग्राम के अंतर्गत पहला सेट ऑफ, पहला क्वार्टर ऑफ जो कॉइन यहाँ पे मिंट किया गया, यहाँ पे इनको किया गया है फीचर। 2014 में हालांकि इनका डेथ हो चुका था। सो ये रहा आपका माया एंजेलो का जो बैकग्राउंड है एंड जो कॉइन मिंट हुआ है। एंड डेफिनेट सी बात है आज की तारीख में काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है ये स्टेप अपने आप में। बट देन जो इनिशिएटिव ये आज का नहीं है, काफ़ी टाइम से इसके बारे में डिस्कस की जा रही है। लास्ट जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। अब इसको लॉन्च करते हैं, इसको, इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो आपका 17th एडिशन है इस रिपोर्ट का। 2022 का जो एडिशन है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे ये बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जो रिस्क इन्वॉल्व है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए इस बार का जो रिपोर्ट है, जो 17th एडिशन है, अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो रिस्क सेक्टर है इसको 5 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था अंडर दी हेडिंग्स ऑफ इकोनॉमिक थ्रेट्स, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। इन 5 कैटेगरीज के अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया है अपना, इन्होंने पब्लिश किया है अपना ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो ऑब्जेक्टिव है टू एग्जामिन हाउ ग्लोबल डाइवर्जेंस अक्रॉस मल्टीपल डोमेन, जो अलग अलग डोमेन है इनमें पोस्ट कोविड सिनेरियो में कैसे रिकवरी होंगे, क्या थ्रेट्स रहेंगे। एंड पर्टिकुलरली ये बात करते हैं जो डिस्पैरिटीज एंड एग्रावेटेड सोशल फ्रैक्चर्स पोस्ट कोविड सिचुएशन में सिनेरियो में हम देख सकते हैं, इसके बारे में ये बात करते हैं। जो मेजर हाईलाइट रहा है इस रिपोर्ट में, अब यहाँ पे बेसिकली ये 5 अलग अलग हेडिंग में आपको बताता हूँ। जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है इसमें ये कह रहे हैं कि सोशल कोहेशन इरोजन के बारे में ये बात कर रहे हैं। मतलब लोगों के बीच में जो एक कोहेसिव फोर्स है, जो बॉन्डिंग जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इरोजन देखने को मिला है। लाइवलीहुड क्राइसिस, डेफिनेट सी बात है, एक जॉब लॉस एंड ऑल आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान। मेंटल हेल्थ डिटोरियोरेट हुआ है काफ़ी हद तक, डेट क्राइसिस, साइबर सिक्योरिटी फेलियर्स, डिजिटल इनइक्वालिटी पर्टिकुलरली इन एजुकेशन सेक्टर एंड मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हमने फेस किया है। बैकलैश अगेंस्ट साइंस, अगेन एक काफ़ी ज़्यादा एक हिटबैक रहा हमारे लिए इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये कहते हैं शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक आउटलुक है ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल लग रहा है, फ्रैक्चर्ड लग रहा है, एंड इंक्रीजिंगली ये दिन ब दिन कैटास्ट्रोफिक होते जा रहा है। एंड जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेग्नेशन देखने को मिल रहा है। एंड वेव्स आफ्टर वेव्स, हम फर्स्ट वेव देन सेकंड वेव, अभी हम थर्ड वेव के बारे में बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन के चलते। सो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन जो है ये एक काफ़ी मेजर इशू रहा है इस दौरान। देन एनवायरमेंटल रिस्क के बारे में ये कहते हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर्स एंड क्लाइमेट एक्शन फेलियर है ये मेजर प्रॉब्लम्स रहे हमारे लिए। गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सोसाइटी जो है ये प्रेशर फेस करे आज की तारीख में इन ऑर्डर टू ट्रांजिट टू नेट जीरो इकोनॉमीज। अब आपको पता है जो आपका रिसेंटली COP26 हुआ था, इसके अंतर्गत हमने नेट जीरो के बारे में बात किया था, नेट जीरो इमिशन के बारे में। तो इसके चलते जो आपको चेंजेस लाने हैं बिजनेस मॉड्यूल्स में या फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क ये कहते हैं कि जो जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन है, पर्टिकुलरली जो ट्रेड वॉर रिसेंटली हमने देखा US चाइना के बीच में, हमने कई सारे ऐसे ट्रेड वॉर्स देखे हैं, हमने देखा है सैंक्शन लगते हुए US गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे जो ट्रेड वॉर्स रहे, जो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन रहा है, जियोपॉलिटिकल रिसोर्स को लेकर जो प्रॉब्लम हमने देखा, साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो थ्रेट्स हमने ऑब्जर्व किए, ये भी एक काफ़ी
रिस्क फैक्टर रहता है ड्यूरिंग दिस इवॉल्विंग पीरियड ऑफ अंडर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। इंटरनेशनल रिस्क में ये बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लॉयटेशन, स्पेस रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हीलियम को लेकर काफ़ी बातें चल रही है। क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स जो है काफ़ी बार हमने देखा चाइना के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में अटैक हो रहे हैं, यूएस डिपार्टमेंट में अटैक हो रहे हैं, इंडिया में साइबर अटैक्स हो रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस, डेफिनेट सी बात है ये सारे जो है ये मेजर इंटरनेशनल कंसर्न रहे हैं। सो इस रिपोर्ट में ये ऐसे 5 हेडिंग के अंतर्गत अलग अलग सेक्टर्स में ये बात करते हैं रिस्क के बारे में। ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड जेनीवा में आपको मिल जाएगा। काफ़ी खूबसूरत से इनका हेडक्वार्टर है। एंड ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव है देखिए, दे वर्क इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रहता है इनका एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज। इनका जो रिपोर्ट पब्लिश होता है, रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो ये पब्लिश करते हैं, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट एंड इंसीड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये रिलीज करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। अब हर साल, ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको रिपोर्ट एंड इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये आपके मेजर रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करते हैं। नाउ आई होप आपको मिल चुका है इसका आंसर। ये पब्लिश होता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा एंड ऑफ कोर्स वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।